हाँ जी, नमस्ते साथियों, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। हम और आप दोनों ही मिलकर के इस क्लास को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। साथियों, इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 47 सेशन कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेशन को देखने से पहले आप पिछले वाले सेशन को देख लीजिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, फिर आपको ये क्लास समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी वीडियो का जो प्लेलिस्ट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपके सुविधा के लिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका प्लेलिस्ट होगा, जाइए विजिट करिए, देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बाय द वे, करेंगे आज के सेशन को शुरू बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न अब तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, या फिर किस प्रश्नों का आने की संभावना है, ये भी हम ट्राई करेंगे। चलिए करेंगे शुरू आज के सेशन को। अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना, जो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे आप नोट डाउन कर लेना। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। साथियों, शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा था, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, और इन्हीं के शासनकाल में बिहार का जो उत्तर भारत है, पूरा उत्तर भारत, वो राजनीतिक प्रभाव में रहा था। अगला प्रश्न है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जो प्रश्न बनाने वाला था वो यहाँ से प्रश्न बनाता था कि बिहार पहले किसका हिस्सा था, तो आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से उत्तर देते थे कि बंगाल का हिस्सा था। पर प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, पूछा है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया है? उत्तर है आपका बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। यहाँ पर थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, एक बार समझेंगे डिटेल रूप में प्रश्न को, फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आपको जो नोट डाउन करना है, ये करना है कि जो बिहार है, बिहार मुगल शासक के बाद बिहार जो है किसके हाथों में गया? तो ये बंगाल के नवाब के हाथों में गया। ठीक है, बंगाल के नवाब के पास था। फिर इसके बाद जाकर के 1905 में बंगाल विभाजन करने की मांग की गई। करजन ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन करना चाहा, पर हालांकि यहाँ के लोग इतने सक्रिय थे कि इसी के खिलाफ जो है एक स्वदेशी आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया। 1911 में दिल्ली दरबार से यह आदेश आता है कि भाई बंगाल विभाजन नहीं होगा, रद्द कर दिया जाता है। फिर इसके बाद 1911 में ही दिसंबर में आपसे ये कह दिया गया कि आप बंगाल का विभाजन होगा। फिर इसके बाद इसी के परिणाम स्वरूप डेट था आपका 22 मार्च। 22 मार्च सन कौन सा था, कोई कमेंट करके बताएगा? सन था 1912। 22 मार्च सन 1912 को बंगाल से बिहार अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। यहां तक क्लियर है? इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। कोई कमेंट करके बताएगा कौन सा है? वो है जल दिवस।
ओके, क्लियर है यहाँ तक? यदि यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया है, यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर है लिच्छवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार ने किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? सही उत्तर है विदेह से नहीं किया था। बिंबिसार है कौन? बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक है। बिंबिसार का दो नीति प्रसिद्ध है, पहला विवाह करना, दूसरा युद्ध करना। ये अपने राज्यों का विस्तार किस प्रकार से करते थे? एक तो विवाह करके, विवाह करेंगे और ये राज्य उसे दहेज के रूप में लेंगे और अपने राज्य में मिला लेंगे। दूसरा जो है वो है युद्ध करके, विवाह करके साम्राज्य का विस्तार किया, फिर इसके बाद जब युद्ध करते हैं तो उसे जीत करके फिर वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। आपको ये याद रखना है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक है, ये चीज आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अगला प्रश्न है राजकुमारी चल्हना कौन थी? ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बिंबिसार जो है दो नीतियों के ऊपर बेस्ड था, पहला विवाह नीति और दूसरा है युद्ध नीति। युद्ध नीति का इस्तेमाल बहुत ही कम करता था, अधिकतर विवाह करता था। विवाह करके राज्य को अपने राज्य में मिला करके शासन करता था। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो वज्जी थी, ठीक है, लच्छवी वज्जी की जो राजकुमारी थी लिच्छवी की, वो चिल्हना थी। और चिल्हना किसकी बहन थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि इसकी जो शादी होती है, इसका विवाह किसके साथ में होता है? विवाह होता है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से, और इन्हीं से एक पुत्र उत्पन्न होता है। किससे? चिल्हना से। और बिंबिसार से एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या होगा? इसका पुत्र है अजातशत्रु। ये नाम भी नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न है किस राजा ने वैवाहिक नीति अपना करके अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? उत्तर है आपका बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था? ऊपर आपको मैंने बताया, बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। ये वही अजातशत्रु है जिसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति होगी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है? अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? उत्तर है आपका राजगृह में। आप सभी को ये याद रखना है कि राजगृह बिहार की प्रथम राजधानी है। बिहार की प्रथम राजधानी कौन सी है? राजगृह है। ये प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ये प्रश्न छपने वाला है। अगला प्रश्न यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर है गिरिव्रज। इसे आप लोग गिरिव्रज कह लो या फिर राजगीर कह लो या फिर इसे आप राजगृह कह दीजिए, तीनों ही सही है। ये नाम एक ही है, बस थोड़ा सा अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। प्यारे साथियों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है क्लास का सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उत्तर है आपका उदयन का। उदयन सही आंसर है। उदयन किसका पुत्र था? उदयन जो है वो बिंबिसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, किसके बाद पूछा यहाँ पर? उदयन के बाद। आपको याद रखना है इसके बाद
शिशुनाग वंश मगध पर शासन करते हैं, और नाग वंश के चले जाने के बाद बहुत सारे वंश आते हैं और शासन करते हैं। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के बुक का नाम क्या था? उत्तर है आपका इंडिका नामक बुक किसके द्वारा जो है लिखा गया है? मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक है। क्लियर है? तो अगला प्रश्न करना सॉल्व। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कहाँ था? सही उत्तर है तक्षशिला, और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सही आंसर है 14 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य। दूसरा होगा आपका विष्णुगुप्त। यहां तक क्लियर है? अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। ये चीज आपको क्लियर रखना है। विशाख दत्त इसके जो है राइटर है किसके? मुद्रा राक्षस के। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। अगला प्रश्न है आप सभी का 18वें नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? उत्तर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा धनानंद। धनानंद इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए, हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, इसी के साथ हम करेंगे सेशन को समाप्त। करना आप सभी अगला आज का अगला और अंतिम प्रश्न मजेदार के साथ। क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया है? बताना। उत्तर है मौर्य वंश ने शासन किया है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था बिंदुसार। फिर आगे चल करके बिंदुसार का पुत्र आया अशोक। अशोक जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध राजा होगा, और आपको याद रखना है अशोक जो है अहिंसा का मार्ग स्वीकार करते हैं। कौन सा मार्ग? अहिंसा का मार्ग स्वीकार करते हैं। चलिए, जो आज के ये इंपॉर्टेंट 20 सवाल थे मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसे याद करते चलना साथ ही साथ, क्योंकि इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपको कहीं भगा करके ही आना होगा उसे। तो आप लोग इकट्ठा मत करना, आप पढ़िए और इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। बस यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। बाय द वे, यदि कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। मिलेंगे कल के सेशन में। इतने में धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।